हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 67वीं बीपीएससी से संदर्भित टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट का वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में दिया हुआ है बरिंगदे ओस्त इंडिया कंपनी, सी में है कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल, डी में है एस्तादो द इंडिया और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, इसमें बताना है कि पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य जो था उसका किस नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, तो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को जो है वो एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा जानेंगे कि एस्तादो इंडिया जो है यानी जो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य, इसकी स्थापना जो है 1498 में हुआ था, क्योंकि 1498 में ही वास्को डिगामा आए थे भारत और उन्होंने ही स्थापना किया था। में वास्को डिगामा के विषय में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये डेनिश के को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1616 में हुआ था। बी में दिया हुआ है कि बरिंगदे ओस्त इंडसे कंपनी। देखिए, इसको जो है इसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि डच साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है तो उसका नाम था बरिंगदे ओस्त इंडेस कंपनी। ठीक है, और इसका स्थापना 1602 में हुआ। सी में दिया हुआ है कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल। इसको जो है ये फ्रांसीसी को हम लोग कहते थे। ठीक है, यानी ये फ्रांसीसी को कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल के नाम से जानते थे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1664 में हुआ था। ठीक है, यही इसी का स्थापना सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, और देखिए एक और ईस्ट इंडिया कंपनी था जो ब्रिटेन का था, तो इसका स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी यानी शासन का मुख्य केंद्र कब बनाया। तो ए में दिया हुआ है 1510, बी में दिया हुआ है 1511, सी में दिया हुआ है 1526 और डी में है 1530 और ई ऑप्शन में दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो बीपीएससी के हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो पुर्तगालियों ने गोवा को अपना राजधानी बनाया था 1530 में। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। एक पुर्तगाली जिसका नाम था नीनो डा कुन्हा, उन्होंने ही 1530 में कोचीन की जगह पर गोवा को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखिए नीनो दा कुन्हा कौन थे। तो नीनो दा कुन्हा जो है वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर थे। अब देखिए ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर थे, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो पहला गवर्नर जो थे उसका नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो इस प्रकार इसका भी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय में पोर्टो ग्रांटे की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। तो मतलब बंगाल का कौन सा बंदरगाह जो पुर्तगालियों के समय में पोर्टो ग्रांटे के नाम से जाना जाता था, इसका मेन सीधा सीधा मतलब यही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में ए में है हुगली, बी में है चटगांव, सी में दिया हुआ है चिटगोंग, डी में है हल्दिया और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, चटगांव हो जाएगा। ठीक है, चटगांव को ही पोर्टो ग्रांटे के नाम से भी जानते थे। किसके समय में, तो ये पुर्तगालियों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है। तो देखिए ए में दिया हुआ है वास्को डिगामा, बी में है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, सी में है अल्फांसो द अल्बुकर्क, डी में दिया है नीनो द कुल्हा और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कोचीन में जो है ये वास्को डिगामा की समाधि है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए वास्को डिगामा भारत कब आए थे। तो ये पिछले टेस्ट सीरीज में भी हम बता चुके हैं कि यह 1498 में भारत आए थे और यह भारत आने वाले पहला पुर्तगाली थे। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसको कि वास्को डिगामा जो है यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखिए निन्हो द कुन्हा जो है वो
पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर। और अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे अनुमति प्राप्त करके पुर्तगालियों ने हुगली में कारखाने स्थापित किए। तो ए में दिया हुआ है अकबर, बी में है शाहजहां, सी में दिया हुआ है जहांगीर और डी में है औरंगजेब और ई में है इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर की अनुमति प्राप्त करके पुर्तगालियों ने हुगली में ही कारखाना खोला था। ठीक है, और देखिए यदि यही सवाल पूछा जाए कि किससे अनुमति प्राप्त करके पुर्तगालियों ने बंदेल में खोला था, तो बंदेल में शाहजहां से अनुमति लिया था। ठीक है, शाहजहां से अनुमति लेकर के बंदेल में कारखाना खोला था और अकबर से अनुमति लेकर के हुगली में कारखाना खोला है। ठीक है, अब देखिए इसी से संबंधित एक सवाल और है कि अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, और जहांगीर के समय में अंग्रेज जो है पहला अंग्रेज राजदूत यानी जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो थे, भारत का आगमन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो ए में दिया हुआ है पिपली में, बी में है हुगली में, सी में है बालासोर में, डी में है चिनसुरा में और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री, यहाँ पूछ रहा है कि बंगाल में पहली फैक्ट्री। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पर होते हैं कि यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है, तो यहाँ पूछ रहा है कि बंगाल में पहली फैक्ट्री। तो बंगाल में पहली फैक्ट्री जो है वो पिपली में खोला था। ठीक है, और कब खोला था, तो ये 1627 में खोला था। ठीक है, अब देखिए इसी से यदि ये सवाल पूछा जाए कि डचों ने भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ और कब खोला था, तो पहला फैक्ट्री भारत में 1605 में खोला था। किसने, डच ने। और कहाँ खोला था, तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मुगल शासक के कार्यकाल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। तो ए में दिया हुआ है अकबर, बी में है शाहजहां, सी में है औरंगजेब, डी में है जहांगीर और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अभी हम क्या बताए थे कि अकबर के समय में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। ठीक है, तो दो दूत कौन कौन थे, तो पहला था कैप्टन हॉकिंस, ये 1608 में आए थे, और दूसरा था सर, ये जो है ये 1615 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ, तो आगमन हुआ जहांगीर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजों ने डचों को भारत से अंतिम रूप से निष्कासित कब कर दिया था। ऑप्शन ए में है 1759, बी में है 1760, सी में है 1690 और डी में दिया हुआ है 1795 और ई में दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है और इसमें से एक से अधिक। तो देखिए इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे इस सवाल पर भी, क्योंकि इसमें भी पूछ रहा है कि डचों को भारत से अंतिम रूप से निष्कासित कब कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1795 में। ठीक है, 1795 में को सबसे अंतिम रूप से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन देखिए इसी से संबंधित एक सवाल और आएगा जो अक्सर जो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 1759, तो 1759 में जो है वो बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और बेदरा का युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित किया था, लेकिन वहां अंग्रेजों ने अंतिम रूप से निष्कासित नहीं किया था। ठीक है, यदि ये सवाल पूछे कि किस युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित किया था, यानी या फिर इस तरह से कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों का पतन कर दिया था, तो वो होगा बेदरा के युद्ध में और वो 1759 में। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि कब निष्कासित किया था, तो निष्कासित अंतिम रूप से 1795 ईस्वी में किया। अब देखिए इससे संबंधित एक सवाल और एक जानकारी और दे रहा हूं कि बेदरा के युद्ध जब हो रहा था तो उस वक्त अंग्रेजी सेना का कप्तान थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डुप्ले ने किस अंग्रेजी गवर्नर के सामने एक दूसरे के से तटस्थता की नीति का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन ए में है रॉबर्ट क्लाइव, बी में है निकोसल मॉर्स, सी में है बॉर्नेट, डी में है काउंटी डी लाली और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए डुप्ले ने एक दूसरे के से तटस्थता की नीति जो है वो निकोलस मॉर्स के बीच
पास रखा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा जान लेंगे कि ये घटना जो है वो कर्नाटक का जब प्रथम युद्ध हो रहा था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध में के समय का है कि 1744 ईस्वी में वहां पर ऑस्ट्रिया का युद्ध हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध यूरोप में हो रहे थे तो वो युद्ध भारत में भी आ पहुंचा। ठीक है, और इसी के बीच में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है, तो लेकिन उस वक्त क्या था कि भारत में फ्रांसीसी के पास उतना शक्तिशाली सेना नहीं थे। ठीक है, क्योंकि जो है डुप्ले जो यहाँ जिक्र किया गया है जिसके विषय में कि डुप्ले ने ये अंदाज लगा लिया कि इसके पास जो है ये जल सेना कमजोर है। ठीक है, तो ये अंग्रेज के साथ मुकाबला नहीं कर पाए क्योंकि अंग्रेजी का नौसैनिक बहुत मजबूत थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से के बीच में तटस्थता की नीति का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब देखिए इससे एक सवाल लिया जाता है कि जिस वक्त ये घटना घट रहा था जैसे 1744 के समय के आसपास में कि तो उस वक्त भारत में फ्रांसीसी भी थे और अंग्रेज भी थे। तो फ्रांसीसी का जो है मुख्य केंद्र जो था वो पांडिचेरी था। ठीक है, यानी फ्रांसीसी का मुख्य शासन का मुख्य केंद्र पांडिचेरी थे और इसी का गवर्नर थे डुप्ले साहब जिसके विषय में जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज का जो है प्रमुख स्थल था वो मद्रास था और वहां का गवर्नर थे निकोलस मोर्स। ठीक है, तो इसी दोनों के बीच में जो डुप्ले जो है वो निकोलस मोर्स के बीच में ये तटस्थता की नीति का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय कहां पर था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गोवा, बी में है कोचीन, सी में है पांडिचेरी, डी में है चंद्रनगर और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है भारत में मशहूर है कर्नाटक युद्ध के नाम से। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध ये दोनों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। तो तृतीय कर्नाटक के युद्ध जो है वो बेसिकली अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। तो इस समय जो है फ्रांसीसियों का मुख्यालय जो था उसका मुख्यालय था पांडिचेरी, लेकिन मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत और चंद्रनगर ये जो है ये फ्रांसीसियों का उप कार्यालय था। ठीक है, कार्यालय मुख्य कार्यालय जो है वो पांडिचेरी था और उप कार्यालय मछलीपट्टनम, कार्यकालय माहे, सूरत और चंद्रनगर में था। और उसी की जगह पे तो देखिए इसका सवाल क्या कर रहा है कि फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय कहाँ था, तो मुख्य कार्यालय पांडिचेरी। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इस समय जो है अंग्रेज का मुख्यालय कहाँ था, तो अंग्रेज का जो है मुख्य कार्यालय जो है वो एक जगह नहीं था, उसका 3 जगह मुख्य रूप से वो संचालन कर रहे थे। तो पहला था मद्रास और दूसरा बम्बई जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है और तीसरा था कलकत्ता। ठीक है, और जहां तक उप कार्यालय की बात है तो अंग्रेज उस वक्त तक बहुत सारे उप कार्यालय बना चुके थे। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। ऑप्शन ए में है प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी में दिया हुआ है तृतीय कर्नाटक युद्ध, सी में दिया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध और डी में है अंबुर का युद्ध और ऑप्शन ई में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। तो सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब तक चला था, कब हुआ था, तो 1756 से 1763 तक चला था। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम जान लेंगे। 1756 ईस्वी में जो है यूरोप में, देखिए यहाँ का कोई घटना नहीं है, यूरोप में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला था और उसी के वजह से भारत में भी वो युद्ध पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए इससे एक सवाल और आ जाएगा कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछे कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि से संबंधित है तो वो पेरिस की संधि से जो 1763 में यानी युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ था उससे संबंधित। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास में निशान क्या था। तो ऑप्शन ए में है पुर्तगालियों का समुद्री झंडा, बी में दिया हुआ है अंग्रेजी जहाजों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह, सी में है पुर्तगालियों को मिला व्यापार करने का एक फरमान
और डी में दिया हुआ है अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र, और ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए निशान जो है अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को कहा जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे रोग संक्रामक कारक जिसमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वायरॉइड, बी में है प्रियन, सी में दिया हुआ है रिबोजियम, डी में है ओवोकैडे सनब्लॉन्ज और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऐसा संक्रामक जिसमें प्रोटीन तो होता है लेकिन न्यूक्लियक अम्ल नहीं रहता है उसको हम लोग प्रियोइन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। प्रियोन की खोज जो है वो स्टैनले प्रूसिनर ने किया था। और देखिए इसमें जो है प्रोटीन कारकों में गुणक और संक्रमण की क्षमता अधिक होती है। प्रियोन में जो है वो प्रोटीन कारकों में क्षमता अधिक। अब देखिए इसका यदि ये पूछा जाए कि ये किस में पाया जाता है तो देखिए भेड़ में जो है स्क्रेपी रोग एक होता है। ठीक है, भेड़ में होता है एक स्क्रेपी रोग। इसमें क्या होता है कि स्क्रेपी रोग में कि उसमें जो है एक उत्तेजना आ जाती है, वो विचलित हो जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से वो अपना शरीर को किसी भी चीज से या फिर किसी आधार बेस से रगड़ने लगता है, तो इसका कारण है प्रियोन। ऐसे ये पूछा जाए कि भेड़ में स्क्रेपी रोग किसके वजह से होता है तो वो प्रियोन के उपस्थिति की वजह से होता है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण आप इस तरह समझ लीजिए कि गाय या किसी भी पशु में जो पागलपन का दौर आता है वो भी इसी वजह से होता है। तो हम लोग इसके विषय में इतना समझ लिए। अब देखिए नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फिल्लोडी नामक रोग किस पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन ए में धान दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है लीची, सी में है तिल, डी में है चुकंदर और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए फिल्लोडी नामक रोग जो है वो तिल में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भ्रूण अनुपस्थित होता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनावृत बीजी में, बी में है वाइफ्राइट्स में, सी में है टेरिफाइड्स में, डी में दिया हुआ है शैवालों में, ई में है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि भ्रूण जो है वो अनुपस्थित होता है तो किस में रहता है? तो ये जो है शैवाल में जो है भ्रूण उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नीलहरित शैवाल, बी में है जीवाणु, सी में दिया हुआ है एनिमेलिया, डी में है मोनेरा और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए तो थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में हम लोग समझ लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो 1880 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में किया था। ठीक है, और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल ऑफ पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नीलहरित शैवाल और जीवाणु यानी बैक्टीरिया ये दोनों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी सभी जीव जंतु में पाए जाते हैं, जीव जंतु के कोशिका में। और यहाँ तक कि जीव जंतु ही नहीं बल्कि हर एक पेड़ पौधे में पाया जाता है। सिर्फ नीलहरित शैवाल और जीवाणु को छोड़कर सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वसा का, बी में है प्रोटीन का, सी में है कार्बोहाइड्रेट्स का, डी में दिया हुआ है खनिज लवण का और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का ऑक्सीकरण होता है। तो इस तरह से ए, बी और सी तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और जान लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों का जो है ऑक्सीकरण होता है और इसी के वजह से हमारे शरीर में
ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और इसके वजह से चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऊर्जा की निर्माण होता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, यानी ऊर्जा गृह, सेल ऑफ पावर हाउस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पादप और जंतु में मुख्य अंतर है। तो ए में है पोषण, बी में है प्रजनन, सी में है जीव द्रव्य और डी में दिया हुआ है जैविक क्रियाएं और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि पादप और जंतु में मुख्य अंतर बताना है, तो मुख्य अंतर जो है वो पोषण का है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा, पादप और जंतु में मुख्य अंतर पोषण का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चाय की पत्तियों से निकाला जाता है। ठीक है, चाय की पत्तियों से किसे प्राप्त किया जाता है, यही सवाल है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्यूनिन, बी में है निकोटीन, सी में है कैफीन, डी में है थीइन और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऑप्शन से हम लोग देखेंगे कि क्यूनिन क्या है। क्यूनिन जो है इसको सिनकोना के पौधे से निकाला जाता है, सिनकोना के पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और क्यूनिन जो है ये मलेरिया रोग में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और देखिए बी में दिया हुआ निकोटीन, निकोटीन जो है ये तंबाकू से प्राप्त होता है, निकोटीन जो है वो तंबाकू के पत्ती से। और तीसरा सी में दिया हुआ है कैफीन, कैफीन जो है ये कॉफी के बीज से और साथ ही साथ चाय के पत्ती, कॉफी के बीज और चाय के पत्ती से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह जो है दर्द को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि यह सवाल पूछा जाए कि कैफी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह दर्द को कम करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र की तीव्रता को बढ़ाता है ये। अगर ऑप्शन डी में दिया हुआ थीन, तो थीन जो है वो चाय की पत्ती से निकाला जाता है और यह भी एक तरह से उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए हमारा सवाल क्या है कि चाय की पत्ती से किसको निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि चाय की पत्ती से कैफीन को भी प्राप्त किया जाता है और थीन को प्राप्त किया जाता है। तो हमारा आंसर सी और डी दोनों हो रहा है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डीएनए में पाए जाने वाला डीऑक्सीराइबोज निम्नलिखित में से किस प्रकार की शर्करा है। ए में दिया हुआ है ट्राइओज, बी में है टेट्रोज, सी में है पेंटोज और डी में है हेक्सोज और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए डीऑक्सीराइबोज जो है वो एक तरह से पेंटोज शर्करा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोज जो है एक तरह से पेंटोज शर्करा है और ये जो है क्रमशः आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, यदि ये सवाल पूछा जाए कि पेंटोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज कहाँ पाया जाता है, तो ये डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कुछ शर्करा के विषय में हम लोग जान लेंगे। एक फ्रक्टोज शर्करा है, यह फलों में पाया जाता है और एक है सुक्रोज, ये जो है गन्ना में पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार लैक्टोज शर्करा ये दूध में पाया जाता है। एक शर्करा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माल्टेज शर्करा, माल्टोज शर्करा जो है ये अंकुरित बीज में पाया जाता है। ठीक है, ये कई बार पूछ चुका है सवाल। ठीक है, कि अंकुरित बीज में किस प्रकार की शर्करा होती है, तो माल्टोज शर्करा होती है। और यदि ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा शर्करा जो है सबसे अधिक मीठी होती है, तो वो सुक्रोज है जो गन्ना में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि डीऑक्सीराइबोज में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो पेंटोज यानी सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एनबीएफसी या किसी गैर बैंकिंग संस्थान द्वारा प्रदत्त किया गया एटीएम क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है व्हाइट लेवल एटीएम, बी में है ऑरेंज लेवल एटीएम, सी में दिया है ब्राउन लेवल एटीएम और डी में दिया हुआ है ग्रीन लेवल एटीएम और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, व्हाइट लेवल एटीएम। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा जान लेंगे कि व्हाइट लेवल एटीएम जो है वो कोई गैर बैंकिंग संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए बी में दिया हुआ है ऑरेंज लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम जो है वो शेयर लेन देन से संबंधित। और सी में दिया हुआ ब्राउन एटीएम, तो ब्राउन एटीएम जो है वो थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा संचालित मशीन है। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा संचालित मशीन। अब देखिए डी में दिया हुआ है ग्रीन लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम जो है ये
कृषि लेन देन के लिए संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि गैर बैंकिंग संस्थान, तो गैर बैंकिंग संस्थान जो है वो व्हाइट लेवल एटीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्षा कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने सौर्य वेतन खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बैंक भारतीय स्टेट बैंक, बी में है कोटक महिंद्रा बैंक, सी में दिया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, डी में है बंधन बैंक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से नहीं। तो देखिए रक्षा कर्मियों के लिए सौर्य वेतन खाता जो है वो लॉन्च किया है बंधन बैंक ने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित एक चीज और जान लीजिए कि जीरो बैलेंस खाता अर्धसैनिक सेवाओं या सैन्य बलों के लिए ही किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित है? ए में है अनुच्छेद 2 यानी अनुच्छेद 2, बी में दिया हुआ है अनुच्छेद 23, सी में है अनुच्छेद 24, डी में है अनुच्छेद 19 और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। संयुक्त चार्टर राष्ट्र चार्टर का संयुक्त सुरक्षा परिषद की संरचना जो है वो अनुच्छेद 23 से संबंधित है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में दिया हुआ है मुंबई, सी में है अहमदाबाद, डी में है गांधीनगर या ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए IFSCA का जो है वो गांधीनगर है इसका मुख्यालय, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा और विस्तार से समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का जो है इसका स्थापना जो है वो 27 अप्रैल 2020 को किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय गांधीनगर में स्थापित किया था, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो इसका पहला अध्यक्ष जो है वो इंजेती श्रीनिवास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत ने प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग कितने प्रतिशत के साक्षरता दर प्राप्त कर लिया? ए में दिया हुआ है 82%, बी में है 87%, सी में है 90% और डी में है 96%। और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 96%, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।